जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं। प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बहुत सारे परिवर्तन देखते रहते हैं, जैसे लकड़ी का जलना, दूध का दही बन जाना या दूध का कुछ समय के बाद फट जाना या खट्टा हो जाना, भोजन का पचना, सांस का लेना इत्यादि बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जितने भी परिवर्तन देखते हैं उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसमें एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भौतिक परिवर्तन। हालांकि क्लास 10 में इस चैप्टर में हम लोग को भौतिक परिवर्तन के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन को अच्छा से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को भौतिक परिवर्तन समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग पानी को जब फ्रिज में रख देते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है। जैसे उसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं वो फिर से पानी बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पहले पानी द्रव रूप में था, वो जमा तो ठोस हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही हम लोग फ्रिज से निकाल दिए तो फिर से पानी बनना शुरू हो जाता है। अर्थात पहले पानी था और फिर पानी बनना शुरू हो गया, मतलब पहली माध्यम में पहली अवस्था में फिर से वो वापस लौट आता है। तो वह परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु कुछ देर के लिए अपनी अवस्था को खो देता है लेकिन पुनः अपनी पहली अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसे हम लोग गुब्बारा को फुला देते हैं, गुब्बारा में जब हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, उसका आकार बदल गया, लेकिन जैसे ही उसमें से हवा निकलेगा फिर से गुब्बारा पहली अवस्था में आ जाएगा। उसी तरह रबड़ का जो बैंड होता है, रबड़ को खींचने पर उसका आकार बदल गया, लेकिन जैसे उस पर से बल हटा देते हैं तो रबड़ फिर पहले अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अर्थात वह परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु कुछ समय के लिए अपनी अवस्था खोकर पुनः अपनी पहली अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसा भी होता है जिसमें वस्तु एक बार अपनी अवस्था को खो दिया तो पुनः उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे दूध से हम लोग दही जब बना देते हैं तो फिर से दही से दूध बनाना संभव नहीं है। उसी प्रकार दूध जब फट जाता है तो फिर से वो पुनः अवस्था में अच्छा दूध नहीं बना सकते हैं। उसी तरह जैसे हम कागज़ जला दिए, लकड़ी जला दिए, वो राख बन गया तो फिर से हम उससे कागज़ या लकड़ी नहीं बना सकते हैं। जो भोजन हम लोग खाते हैं वो शरीर में जाकर के पच जाता है, तो पचे हुए भोजन से पुनः हम लोग पहले वाला भोजन नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात वह परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपना पहला अवस्था खो करके पुनः प्राप्त नहीं कर पाए, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्लास 10 में हम लोग परिवर्तन के जगह पर एक नया शब्द का यूज करेंगे जो है अभिक्रिया। क्लास 8-9 में हम लोग परिवर्तन वर्ड का यूज करते आ रहे थे, लेकिन अब इसके जगह पर कौन वर्ड यूज करेंगे? अभिक्रिया, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई वस्तु अकेले चाहे किसी अन्य वस्तु के साथ मिलकर के एक भिन्न गुण वाला नया पदार्थ का निर्माण करता है। बिल्कुल नया पदार्थ होगा, ठीक है, उसका स्वाद, रंग, गुण पहली अवस्था से या पहले वाला वस्तु से बिल्कुल भिन्न होगा। तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भाषा को एक बार देख लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें कोई वस्तु अकेले या किसी अन्य वस्तु के साथ अभिक्रिया करके एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। भिन्न गुण वाला, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एक तत्व है जो जलता है, अर्थात ये ईंधन का काम करता है। ऑक्सीजन भी एक तत्व है जो जलने में सहायता करता है। ये खुद जलता नहीं है, जलने में सहायता करता है। ये जलता है और इसको ये जलाता है, लेकिन दोनों जब आपस में मिल गया तो हमारा एक भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बन गया। कौन? जल। ये जल क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। अर्थात इधर जो नया पदार्थ बना एकदम बिल्कुल भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बना। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों तत्वों को या दो से अधिक पदार्थ को जब हम मिलाते हैं तो एक भिन्न गुण वाला नया पदार्थ कैसे बन जाता है? ठीक है, उसी गुण का बनना चाहिए ना, लेकिन भिन्न गुण वाला कैसे बन जाता है? तो इसका सिंपल सा रीजन है, हाइड्रोजन का जो अणु होता है और ऑक्सीजन का अणु होता है वो टूट जाता है। अणु टूट जाता है परमाणु में, और वो परमाणु फिर से अपना नया तरीका से व्यवस्थित होता है। नया ढंग से वो सब आपस में मिलजुल करके अपना स्थान बनाता है या व्यवस्थित होता है। इसीलिए एक नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे सिंपल सा अपने परिवार में ही हम लोग देखते हैं कि एक माँ बाप है, उसका जब एक संतान होता है, वो संतान जब छोटा रहता है तो वो अपने माँ बाप के साथ रहता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो गया तो क्या होता है? उसका विवाह हो जाता है। दूसरे परिवार से एक आदमी और इस परिवार से एक आदमी, दोनों मिल करके अब एक नया परिवार का निर्माण करता है। पहले वाला परिवार छूट जाता है, अब नया परिवार का निर्माण करता है। उसी तरह यहाँ भी इसका अणु जो है टूट करके परमाणु में टूट जाता है और वो परमाणु फिर से एक नया तरीका से व्यवस्थित होता है। इसीलिए एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी तत्व भाग लेते हैं, जो मिल करके क्रिया करते हैं, उसको अभिकारक कहते हैं। अर्थात यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिल करके काम कर रहा है, इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जब एक से अधिक तत्व या पदार्थ भाग लेता है तब उस सभी तत्वों या पदार्थों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग प्लस का चिन्ह का उपयोग करते हैं। और अभिकारक और उत्पाद के बीच हम लोग एक तीर का चिन्ह देते हैं। यह तीर का चिन्ह दर्शाता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ किधर बन रहा है। तीर का चिन्ह इधर है, इसका मतलब कि इधर अभिक्रिया हो रहा है और अभिक्रिया होने के बाद नया पदार्थ इधर हमारा बन रहा है। इसी तीर को जब हम लोग इधर घुमा देंगे तो इससे पता हम लोग को चलेगा कि जल टूट रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रहा है। अर्थात तीर का चिन्ह जिधर रहेगा उधर हमारा उत्पाद बनता है। ठीक है, चलिए अब ये जो हमारा अभिक्रिया हो रहा है इसको भाषा के रूप में जब हम लोग बोलते हैं, ठीक है, भाषा के रूप में, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनाता है, ये भाषा के रूप में बोले तो ये जो भाषा के रूप में हम लोग बोलते हैं इसको भाषा समीकरण कहते हैं। ठीक है, और भाषा के जगह पर, चूंकि सब जगह भाषा बोलने में तो आसान है लेकिन लिखने में ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का हो जाएगा, तो उतना लिखने में असुविधा होती है। इसलिए इसको सुविधाजनक बनाने के लिए उस भाषा के जगह पर हम लोग शब्द का यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनाता है तो भाषा हो गया, तो उसमें कौन कौन मिल रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम लोग एक शब्द का यूज कर लिए, ठीक है, और क्या बन रहा है? जल। ये शब्द का यूज कर लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और उत्पादों, अभिकारकों और उत्पादों को शब्द के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। भाषा के रूप में लिखना भाषा समीकरण, शब्द के रूप में लिखना शब्द समीकरण। और इसी को जब इस तत्व का सूत्र या संकेत का यूज हम लोग करते हैं तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं।
जैसे हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे H2 प्लस ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे O2, दोनों अभिक्रिया करके हमारा क्या बना रहा है H2O। तो यहाँ तत्व के लिए उसके सूत्र का उपयोग किए हैं, यहाँ भी सूत्र का उपयोग किए हैं, और जल के लिए भी क्या किए हैं, सूत्र का उपयोग किए हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को सूत्र के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब चूंकि परिभाषा नहीं लिखेंगे कि देखिए एक ही परिभाषा लिखने में 4 लाइन है, बहुत समय चल जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं। आप लोग इसको कॉपी कलम उठा करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, भी यही क्वेश्चन, इसको समझिए। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्रों में व्यक्त करना या सूत्रों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण जो है 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा, देखिएगा। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होता है। एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इस रासायनिक समीकरण को हम लोग देख रहे हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, लेकिन उत्पाद जो बन रहा है इधर हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है। अर्थात अभिकारक और उत्पाद में अणुओं या परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे कह सकते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में भिन्न भिन्न तत्वों के अणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ये हमारा क्या है, असंतुलित है, असंतुलित रासायनिक समीकरण हमारा ये है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंकाली। कंकाली, कंकाली मतलब हम लोग का शरीर तो है, शरीर में केवल हड्डी है, उसके ऊपर मांस नहीं है। जब इसको हम लोग बराबर कर देंगे, जब मांस इस पर चढ़ा देते हैं शरीर पर, तो क्या होता है, शरीर बराबर हो जाता है। उसी तरह जब इसमें परमाणुओं की संख्या हम लोग बराबर कर देंगे तो हमारा कंकाली अब नहीं रह जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एक और देखेंगे उदाहरण में, इसी को हम लिखते हैं H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ पर हम लोग 2 दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 दे देते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन का है 2 दूना 4, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन 2। तो इसमें देख रहे हैं अभिकारकों एवं उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो जब बराबर है तो इसको हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने के लिए अपना से यहाँ 2 से गुना किए हैं और यहाँ भी 2 से गुना किए हैं, मतलब उसको बराबर किए हैं। तो ये हम लोग बराबर क्यों करते हैं, तो इसके लिए कुछ रीजन है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का द्रव्यमान तथा उत्पाद में बनने वाले तत्वों का द्रव्यमान दोनों बराबर होता है, न कम हो सकता है और न ही अधिक हो सकता है।
लेकिन यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है इसमें ऑक्सीजन तो एक कम हो गया, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इसी को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधियां होती है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।